नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज के खास कार्यक्रम लक्ष्य में आपका स्वागत है। हर बार इस कार्यक्रम में खास विषय के बारे में आपको जानकारियां दी जाती हैं, जिसमें हमारे एक्सपर्ट मदद करते हैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में। तो इंतजार किस बात का, चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जिस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुकी हैं डॉक्टर अर्चना नेमा, जो बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं और इस फील्ड में लगभग 20 सालों से ज्यादा का अनुभव रखती हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में आप तक काउंसलिंग की जानकारियां भी पहुंचाई जाएंगी, जिस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ काउंसलर हैं तरुण पारे, जो बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। लेकिन अगर आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रियाओं के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, फ़ोन कर सकते हैं। हर तरह के आपके डाउट्स को हमारे एक्सपर्ट समाधान करेंगे। शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर अर्चना, आपसे जानना चाहेंगे कि जो इच्छुक स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ब्रांच का चयन किस अकॉर्डिंग करें? बच्चा अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो बहुत सारी ब्रांचेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके पास, जैसे कि मैकेनिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। अब सवाल ये है कि किस ब्रांच का चयन करना है, तो वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। उसके मार्क्स भी बहुत मायने रखते हैं कि उसके 12th के मार्क्स और JEE के मार्क्स कितने हैं। ब्रांचेस का ऐसा है कि कुछ सभी ब्रांचेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। सभी ब्रांचेस के इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन रहता है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सब मिलजुल कर काम करें। तो सभी ब्रांचेस की इक्वल अहमियत है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो सभी ब्रांचेस की अपनी अलग अलग अहमियत है, जैसा कि बता रही हैं हमारे साथ डॉक्टर अर्चना है। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी आपको दी जा रही है कि जब भी आप ब्रांच का चयन करिए, हमेशा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। जिस सब्जेक्ट में, जिस ब्रांच में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसी ब्रांच को अगर सेलेक्ट करते हैं तो एक बेहतर इंजीनियर आप आगे चलकर बन पाएंगे। अर्चना जी, अगर बात की जाए करंट सिनेरियो की, तो देखा जा रहा है कि आजकल जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उनका बहुत कम रुझान हो रहा है बच्चों का, वो एडमिशन बहुत कम ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल हैं, बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हम जैसी बात करते हैं कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर बनाना चाहिए, तो बच्चों में वो आजकल आज के दौर में वो एक जागरूकता आ गई है कि हमें जहाँ इंटरेस्ट होगा हम वहाँ जाएंगे। तो क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसलिए वो बढ़ जाते हैं और पुराने जो ट्रेंड है उससे थोड़ा सा अभी फ़र्क आ रहा है। लेकिन ये इंजीनियर्स की जो विशेषता ये है कि वो हर फील्ड में अपने आप को साबित कर देते हैं, बाकी लोगों के हिसाब से वो ज़्यादा सक्षम पाए जाते हैं। इसलिए इंजीनियरिंग करना ज़्यादा लाभदायक होता है फ्यूचर के लिए। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंजीनियर्स ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास इंजीनियरिंग करने के बाद भी अवेलेबल रहते हैं जहां वो अपना करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर एक अच्छा बेहतर फ्यूचर आप चाहते हैं तो इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत ही बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। हमारे साथ काउंसलिंग की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए तरुण पारे जी लगातार बने हुए। तरुण, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अंतिम चरण है और कल कॉमन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगी, और ऐसे में अगर जो कॉलेज स्टूडेंट को अलॉट हुआ है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो क्या कुछ किया जा सकता है अभी? जी, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स के लिए शुभकामनाएं। कल उनके लिए मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है और इसी दौरान अगर कोई स्टूडेंट जिसने इसमें चॉइस फिलिंग की है और उसको उसका इंटरेस्ट का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिला है और वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। 14 तारीख से 18 तारीख तक जो है, 18 जुलाई तक अपग्रेडेशन का उनके पास मौका है। वो इसमें अपने ब्रांचेस, इंटरेस्टेड ब्रांच या इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूट में अप्लाई करके अपना कॉलेज या ब्रांच को अपग्रेड कर सकता है। और इसकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी आपके 20 तारीख से 23 तारीख के बीच में, जिसमें कि वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो अलॉटमेंट है उनका,
वो उस अलॉटमेंट लेटर के साथ उस कॉलेज में रिपोर्ट करें। बिल्कुल, तो एक और मौका आपको मिल सकता है अपग्रेडेशन का, जैसा कि तरुण पारे जी ने बताया कि आपको जब ये डेट्स बताई हैं इनमें अगर आप अपग्रेड कर लेते तो मे बी आपके चॉइस का कॉलेज आपको मिल सकता है। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके तो फ़ोन कर सकते हैं। अर्चना जी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और क्या क्या विकल्प हैं? कैसे एक बात की जाए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो उसकी कैसे पढ़ाई की जाती है, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहूँगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ही उसमें उसका स्पैन बहुत ज़्यादा है। वो सारे विषयों को उसमें अपने आप में समाता है, मतलब उसमें सारे विषय पढ़ने पड़ते हैं। और बेसिकली जब 12th में बच्चा रहता है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स उसके जो बेस सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वो तैयार हो जाता है। एक बच्चा तैयार रहता है उन सब्जेक्ट्स के साथ, तो आगे जाके उनकी एप्लीकेशंस इस फील्ड में करनी पड़ती हैं। हमने देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है मार्केट में, जो कोई भी सामान आता है, उसकी डिज़ाइन पहले की जाती है कस्टमर्स को देखकर, कस्टमर्स की इच्छा के अनुसार उसकी डिज़ाइन की जाती है और फिर उस डिज़ाइन को फिर बनाया जाता है प्रोडक्ट के रूप में। एक फिज़िकल उसका एक शेप दिया जाता है, साइज़ और टेक्सचर और कलर सब चीज़ें दी जाती हैं, तो फाइनली एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में सिखाई जाती हैं कि किस तरह से नए प्रोडक्ट लाए जाएं, किस तरह से नए प्रोडक्ट डेवलप हों और मार्केट में उनको किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाया जाए। दूसरी तरफ हम देखें तो जहाँ पे देश तरक्की करता है और सारी जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर देश में है, जैसे कि रेलवेज़ है, एयरवेज़ हैं, या फिर जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये सारी मशीनें जो इसमें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब इन सब मशीनों के बारे में इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, तो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा सोनी, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए, बताइए क्या जानना चाहती हैं। चलिए, इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मे बी ये इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहती होंगे, ज़रूर आगे आप फ़ोन कीजिएगा, हमारे एक्सपर्ट आपको जानकारियाँ देंगे। तरुण जी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? जी, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो पूरे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जैसा ही है पूरा। इसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको अपने इंटरेस्ट के कॉलेजेस और जो ब्रांचेस हैं उसकी चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट जनरेट होगी और उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपको जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उसमें आपको रिपोर्ट करनी रहेगी। बिल्कुल, तो जो स्टेप्स थे इसके बारे में आपको जानकारियां दी जा रही। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आज के कार्यक्रम लक्ष्य में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रियाओं के बारे में भी आपको जानकारियां दी जा रही हैं। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं फ़ोन कर सकते हैं। डॉक्टर अर्चना, क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है? ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो गलत धारणा है अगर है तो, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग काफ़ी टफ होता है। फर्स्ट ईयर में तो सभी सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो सभी ब्रांचेस के बच्चे एक सा ही पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि थर्मल इंजीनियरिंग है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। बहुत अगर आपके गणित और फिज़िक्स मजबूत है तो फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत इंटरेस्टिंग रहती है फिर। बिल्कुल, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है कि यहाँ पर गलत धारणा का खंडन किया है प्रोफेसर अर्चना ने, जिस तरह बता रही हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तरुण जी, काउंसलिंग के प्रोसेसर में कौन कौन से और से सर्टिफिकेट होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है? जी, काउंसलिंग के दौरान सबसे पहले जब आप चॉइस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस दौरान आपको आपका JEE का स्कोर कार्ड होना चाहिए, जो कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अभी काम आएगा। सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो अपनी 20 तारीख से शुरू होने वाली है, 20 तारीख से 23 तारीख तक रहेगी। तो उसमें आपके पास JEE का स्कोर कार्ड, 10th के मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके साथ TC, CC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। साथ में आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें आएगा, और साथ में एक ईमेल ID होना चाहिए। बिल्कुल, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं
तरुण जी ने। अगर आप इनको साथ रखते हैं तो उम्मीद करते हैं जब भी काउंसलिंग की प्रक्रियाओं में आप शामिल होंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी। तरुण जी, काउंसलिंग प्रोसीजर के दौरान स्टूडेंट को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसमें सबसे पहले चीज़ कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल और साथ में उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी हो। डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास ओरिजिनल हैं उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। अगर आपकी कोई नंबर्स या वैल्यूज़ का मिस्टेक है तो आप उसका प्रूफ रखें अपने पास। दूसरी चीज़ ये सावधानी रखें कि जब भी आप नंबर फीड कर रहे हैं वेबसाइट पे ऑनलाइन फीडिंग कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूरेट हों, उसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसीज मतलब कोई भी कमियां ना हो, मतलब गलत जानकारी ना भरें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आप ध्यान रखें वो ये कि जब भी आप किसी कॉलेज के संपर्क में आते हैं तो उस कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, किसी ब्रोकर का इन्वॉल्व ना हो उसमें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि ब्रोकर्स ज़्यादा मतलब थोड़े से मतलब अपने कमीशन के लिए गलत कॉलेज को गाइड कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो तरुण जी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए अगर उनमें से मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जी, आप जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास कोई मिस है अलॉटमेंट के बाद जब कॉलेज में जाते हैं अपने रिपोर्टिंग के लिए और उस टाइम पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो रहा है तो कॉलेज वाले आपको 2 से 5 दिन का टाइम देते हैं आपको वापस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, ऐसा भी कहा जाता है, इस तरह की एक धारणा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिर्फ लड़कों का विषय है, लड़कियां इसमें नहीं आ पाती हैं, ऐसा क्या कारण है? ये भी धारणा गलत है। इंजीनियरिंग की फील्ड में लड़कियां इक्वली इंटरेस्ट ले रही हैं आजकल। पहले ये था, माना जाता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत टफ सब्जेक्ट है और लड़कियों से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैनुअल वर्क इन्वॉल्व था। पहले मशीनें उतनी ऑटोमेटिक नहीं हुआ करती थी, हाथ से चलाना पड़ता था, तो ज़्यादा मेहनत लगती थी, इसलिए ये धारणा थी। अब लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समावेश हो गया है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो इन सभी के नॉलेज का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिक मशीन्स डेवलप की जा रही हैं जो पूरी कंप्यूटराइज्ड रहती हैं। तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है लड़कियों के लिए और लड़कियां बिल्कुल इस फील्ड में आगे जा सकती हैं। डॉक्टर अर्चना, आज के सिनेरियो में इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए स्टूडेंट को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चयन क्यों करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत एक एवरग्रीन फील्ड है जो हमेशा जिसकी ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्री में। हम देखते हैं कि आपको जैसा बताया कि नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स डिज़ाइन करते हैं उस प्रोडक्ट को और फिर उसको डेवलप करते हैं। उसके अलावा जो जितनी इंडस्ट्रीज़ आप देख रहे हैं, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो या ऑटोमोबाइल, नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, और चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। तो मशीनों को रख रखाव करना, मशीनों को डिज़ाइन करके नया मशीन बनाना, उसका रख रखाव करना और उससे संबंधित जितने कार्य होते हैं वो सब करना, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ जो बंदा रहता है, जो पर्सन रहता है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री में हमेशा उनकी ज़रूरत रहती है। और जहाँ पे एक ऑर्डिनरी ग्रेजुएट जो नॉन इंजीनियर होता है, वहाँ अगर हम एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ उनका वो कंपटीशन करें तो मैकेनिकल इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर ज़्यादा निखर के आता है और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बिल्कुल। तो ये हम कह सकते हैं बिना मशीनों के इंडस्ट्री तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, जैसा कि आपने भी कहा है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की हर जगह ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हीं से ही सारी चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। तरुण जी, आपसे अगर बात की जाए तो करियर के लिए कौन सी ब्रांच प्रेफर की जाए, किन बातें ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि क्या होता है आज की तारीख में जो बच्चे या कैंडिडेट ब्रांच प्रेफर करते हैं तो या तो अपने परिवार में कोई सदस्य जो उन्होंने इंजीनियरिंग की है उसके कहने पे या दोस्तों के कहने पे ब्रांचेस प्रेफर करते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चा कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो सबसे पहले इस चीज़ को समझ ले कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है आम ग्रेजुएशन से अलग है। ये पढ़ाई एक तरह की मैकेनिज़्म है जिसमें बच्चे को 4 साल में उस चीज़ को अडेप्ट करना रहता है। जैसे अगर वो कंप्यूटर साइंस लेता है बच्चा या IT लेता है तो बच्चे को बेसिक से मतलब कंप्यूटर क्या है से लेके जो आखिरी साल है उसका 4th ईयर, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, न्यूरल नेटवर्क इस लेवल तक पहुंचाया जाता है।
तो ये चीज़ें मतलब उसमें उसको 4 साल में करीब करीब 40 विषय पढ़ने रहते हैं। तो बच्चे का IQ जो है एक बेसिक से लेके हाई लेवल तक में 40 सब्जेक्ट्स के थ्रू IQ लेवल जो बढ़ाया जाता है, तो उसको समझना चाहिए कि वो उस मैकेनिज़्म को अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं। तो जब भी वो किसी ब्रांच का चयन करे, मैकेनिकल, IT, EC, CS, तो ये देखे कि वो किस चीज़ में अपने आप को सुटेबल पा रहा है। किसी के कहने से अच्छा अगर वो उस चीज़ को समझ ले पहले ही कि मैं इस मैकेनिज़्म को अगले 4 सालों में अडेप्ट कर लूँगा, तो वो डेफिनेटली एक अच्छे इंजीनियर ज़रूर बन सकता है। और साथ में जो समस्या आ रही है आजकल अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी धीरे धीरे कम हो सकती हैं अगर उस मैकेनिज़्म को स्टार्टिंग में समझ लेता है तो। बिल्कुल तरुण जी, कौन से कॉलेजेस भी स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है, कैसे जान पाए स्टूडेंट? जी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज का एकेडमिक्स चेक करें कि भाई क्या एकेडमिक्स है। उनकी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। आप जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हैं, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, लैब फैसिलिटीज़, ये ज़रूर देखें आप। और साथ में ये देखें कि किसी भी कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्रियल विजिट या फिर अदर एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, क्योंकि इसका भी एक इंजीनियरिंग के मैकेनिज़्म के दौरान बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। बिल्कुल। अर्चना जी, अगले 3-4 सालों की अगर बात की जाए तो इन सालों में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में और ज़्यादा दिखाई देने वाला है? आगे आने वाले समय में हम देखें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री खूब ज़्यादा ग्रो कर रही है। मैकेनिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है और कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, नई नई चीज़ें चाहता है। तो हर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, वो चाहे वो मैकेनिकल रिलेटेड इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, सभी जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। ये भी आपसे तरुण जी जानना चाहेंगे, TWF स्कीम क्या है और कितना बेनिफिट मिलता है इससे स्टूडेंट्स को? फी वेयर स्कीम? जी। अच्छा, ट्यूशन फी वेयर स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि MHRD ने शुरू की थी 2007 से। और इसमें जो स्टूडेंट्स जिनको फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, ट्यूशन फीस जो होती है कॉलेज की, अगर वो पे नहीं कर पाते हैं और उनने अगर JEE एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इस स्कीम के थ्रू अगर कॉलेजेस में जितनी सीट्स रहती हैं उससे 5% एक्स्ट्रा सीट्स कॉलेजेस को प्रोवाइड करनी रहती है इन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ट्यूशन फी वेयर स्कीम का लाभ लेना है। बिल्कुल। अर्चना जी, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई करने वालों के लिए क्या क्या जॉब की संभावनाएं? गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में आप देखें तो बहुत सारे रोज़ अखबारों में आप देखते हैं कि नए जॉब्स निकलते हैं। सूटेबिलिटी बस कैंडिडेट की होना चाहिए। रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री को बहुत अच्छे लोग चाहिए जिनकी नॉलेज भी अच्छी हो, प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे हों। तो इंजीनियरिंग करने से हम जो 4 साल में बच्चे को सिखाते हैं, वो ये सिखाते हैं कि तुम्हें आपको अपने एरिया में परफेक्ट होना है, एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा आप में ऐसी बिहेवियरल स्किल्स ऐसी हों या कम्युनिकेशन आपका इतना परफेक्ट हो कि आप जो भी बात कहें वो सामने वाले अच्छे से समझ पाएँ और सही तरीके से समझ पाएँ, जिसमें कि जो कम्युनिकेशन कोई गैप ना रहे। और जो भी हम कम्युनिटी में सर्विस दे रहे हैं, जो हम सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं, भले आप एक एंटरप्रेन्योर बने, आगे जाके एक अपना बिजनेस चालू करें, चाहे आप सर्विस करें, उस क्षेत्र में जहाँ भी जाएं वहाँ सफलता प्राप्त करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, बहुत क्लियर हो, और आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश के माध्यम से करें या हिंदी के माध्यम से करें या कोई और भाषा के माध्यम से, उसमें आप परफेक्ट हो। तो ये सारी चीज़ें इस कोर्स में, इंजीनियरिंग के कोर्स में हम सिखाते हैं। बिल्कुल। तो कॉलर हमारे साथ पुष्पराज हैं, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। पुष्पराज जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मैंने इंजीनियरिंग की है जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है जी, बीटेक, और अभी मैं थर्मल पावर प्लांट में जी, एम्प्लॉय हूँ और अभी मैं चाहता हूँ एमटेक करना। जी। तो किस स्ट्रीम से एमटेक करना चाहिए? 2 चॉइसेस है मेरी अभी, एक तो है एनर्जी टेक्नोलॉजी और एक है थर्मल इंजीनियरिंग। तो 2 ब्रांचेस है, तो किसमें एमटेक करना चाहिए, ज्यादा अच्छा होगा? जी। आप चूंकि पावर प्लांट से रिलेटेड हैं और अगर आप अपना कैरियर
उसी फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप थर्मल इंजीनियरिंग से एमटेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और मैकेनिकल थर्मल इंजीनियरिंग की जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसमें आगे बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं अर्चना जी ने जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो भी सजेशन आपको दी है ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। कार्यक्रम लक्ष्य में बहुत सारी जानकारियां आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दी गई हैं, साथ ही काउंसलिंग की प्रक्रियाओं के बारे में भी आपको समझाया गया ताकि जब भी आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएं आपको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और इसी के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज़।